चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। फटाफट बच्चों से गुजारिश है जुड़ जाएं। जो बच्चे रेगुलरली इस क्लास में आते हैं तो प्लीज़ वापस अपने फ्रेंड को मैसेज कर दीजिए, बुला लीजिए और कह दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलिए फटाफट मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ कौन कौन बच्चे आ रहे हैं। फटाफट नाम देख लेते हैं। चलिए फिर फटाफट क्लास को स्टार्ट भी करेंगे। सबसे पहले SK, विश्नोई, गणेश, माही, सभी को जय हिंद। दीपक, लक्ष्य, नीतीश, गणेश हो गया, नीतीश, यादव जी, कांस्टेबल राम, लखाधीर, भूमिहार, चलिए सबकी अटेंडेंस हो रही है। भूपेंद्र, कुलदीप शर्मा, ओके, नीलेश, गुड इवनिंग। चलो सभी की अटेंडेंस हो चुकी है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है वापस। गुड इवनिंग सभी को जय हिंद। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ ही है और 4th चैप्टर के अंदर हमने लास्ट ये देखा था कि घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के प्रकार क्या होते हैं, फिर हमने अभिकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप सभी के लिए एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि अब आप ऑफलाइन जो बुक्स होती है, एक तो होता है कि आप उसका PDF पढ़ रहे हैं या फिर आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ रहे हैं, अब आपके पास एक ये और सुनहरा मौका आ चुका है कि जो भी हमारे नोट्स हैं, हमारे जो भी स्टडी मटेरियल है, आप उसको फिजिकली भी मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं घर पे। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि ये जो बुक्स आपको मिल रही हैं, ठीक है, ये सारी की सारी बुक्स आपको अब अमेजोन पे भी मिल रही है। शौर्य भारत जाके वहाँ लिखें, बुक का नाम लिखे, आपको बुक इजीली मिल जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इवन आपको ऐप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐप से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट भी रहेगा। और इसके अंदर सारी ये खूबियाँ है, संपूर्ण थ्योरी है, 2000 से प्लस इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रश्न है, पैटर्न बेस्ड जो एग्जाम्स के होते हैं वो सैंपल पेपर्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक कंप्लीट पैकेज है, तो जरूर इसको ऑर्डर करें, घर बैठ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टेक की बुक अनअवेलेबल है, जो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वो चेक कर लीजिए कुलदीप एक बार जाके ना, वेबसाइट पे जाएं, आपको अमेजोन पे जाएं, सबका अलग अलग होता है, एक बार रेट आप जरूर चेक करें। ठीक है, गुड इवनिंग, प्रेजेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ओके, सबसे पहले अगर हम देख लें कल का हम रिवीजन हमने क्या किया था, तो मैं फटाफट एक बार बता देता हूं। कल की क्लास में हमने फ्रिक्शन यानी कि घर्षण पढ़ा था, और घर्षण में मैंने आपको बताए थे 3 तरीके के घर्षण बल, यानी कि 3 तरीके हमने देखे थे कि फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। सबसे पहला आता है स्टैटिक। स्टैटिक जो होता है वो स्थितिज होता है, जो रुकी वस्तुओं पर लगता है। फिर हमारा गतिज होता है जो कि काइनेटिक होता है, और फिर हमारा रोलिंग होता है जो लोटनीय होता है। ठीक है, तो 3 तरीके के घर्षण बल हमने कल अच्छे से पढ़े थे, मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, मैंने आपको समझाया भी था कि ये 3 बल क्या होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें इसके बाद हमने क्या किया था, तो इसके बाद हमने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या देखा था? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, बाकी हमने थोड़ा आइडिया कल ले लिया था। तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, अभिकेंद्रीय जो बल होता है, वो एक टाइप नहीं होता, वो कोई भी बल बन सकता है, बट उसको एक कंडीशन, उसको एक जो आप कह सकते हो शर्त पूरी करनी ये होती है कि अगर उसको अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स बनना है तो उसको उस वस्तु को सर्कल में घुमाना होगा। यहां तक हमने कल बात करी थी, और मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी फोर्स अभिकेंद्रीय बल बन सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकता है, बस वो उस कंडीशन को फुलफिल कर दे कि उसको सर्कल में घुमा दे। तो अगर आप देखेंगे रस्सी जो है, रस्सी के अंदर जो तनाव बल है उसकी वजह से एक पत्थर सर्कल में घूम रहा है, तो तनाव बल हमारा अभिकेंद्रीय बल हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अर्थ हो गया, ये सन के आसपास घूम रहा है, मून अर्थ के आसपास घूम रहा है, सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूम रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो सर्कल में घुमा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अभिकेंद्रीय बल हो गया। ऐसे कई एग्जाम्पल है। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो कोई भी बन सकता है। ठीक है, रेड पेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेड पेन यूज करें कि नहीं करें? रेड पेन यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि अभिकेंद्रीय बल में, ये तो हमने कल बात कर ली थी। अब अगर आप देखेंगे अभिकेंद्रीय बल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि समझ लो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा वृत्तीय पथ है, यहाँ से एक वस्तु ए बिंदु से चली और ये सर्कल में घूम रही है, यानी कि ये किस में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। ये सर्कल का केंद्र है और ये सर्कल की त्रिज्या है, ठीक है। अब ये अभिकेंद्रीय बल जो होता है, मैंने आपको बोला था कि ये बल वो बल होता है जो किसी भी वस्तु को सर्कल में घुमाता है। तो ये बल जो होता है, ये इसको हम Fr से लिखते हैं और ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। कहाँ लगता है, सेंटर यानी कि केंद्र की तरफ। तो मैं यहाँ पर 3-4 पॉइंट ले लेता हूँ ताकि आपको समझा दूंगा कि हर जगह पर ये बल कहाँ होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर अगर देखें तो ये बल ऐसे लगेगा, यहाँ पर देखें तो ये बल ऐसे लगेगा, यहाँ पर देखें तो ऐसे, यहाँ पर देखें तो ऐसे, यहाँ पर देखें तो ऐसे। तो आप कहीं से भी देख सकते हैं ये बल वो बल होता है जो वस्तु को सर्कल में घुमाता है और ये हमेशा कहाँ लगता है, केंद्र की तरफ। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी दिशा क्या है। तो अगर मैं इसके दिशा की बात करूं, अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र। क्या हो जाएगा, केंद्र यानी कि सेंटर की तरफ। किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है। तो ध्यान रखना, अभिकेंद्रीय बल की दिशा हमेशा वृत्तीय पथ की, अपने सर्कुलर पाथ की सेंटर के तरफ होती है, केंद्र के तरफ होती है। बात समझ में आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो अभिकेंद्रीय बल है जो कि हमारा कितना है, Fc है। अब ये जो बल होता है इसकी डायरेक्शन समझ में आ गई। अब ये प्रश्न बनता है कि इसका वैल्यू क्या है। जैसे आपने यहाँ पढ़ भी लेंगे कि सेंटर ऑफ जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, हमारा ये जो होता है ये v² के समानुपाती होता है और ये हमारा r के व्युक्त कर्मानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब सबको हम मिलाते हैं तो हमने देखा अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या आया, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आया mv²/r। क्या आया, mv²/r। जहां पर m क्या है, m है उस वस्तु का द्रव्यमान जो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। दूसरा चीज आता है v क्या है। अब v यहां पर ध्यान रखना रेखीय वेग है। क्या है, रेखीय वेग, यानी कि ये एंगुलर नहीं है, ये कोणीय नहीं है, ये लीनियर वेलोसिटी है। और लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा ऐसे लगती है। कैसे लगती है, स्पर्श रेखा जिसको हम बोलते हैं, टेंजेंट हम इसको बोलते हैं। समझ लो ये सर्कल है, यहाँ पर अगर आप खड़े हो और यहाँ से ये कार ऐसे जा रही है तो इसकी दिशा हमेशा स्पर्श रेखा बनती है। कैसी बनती है, स्पर्श रेखीय। तो ध्यान रखना, ये जो v है, ये v जो होता है ये हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है। पर अगर हम अभिकेंद्रीय बल की बात करें तो वो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है। कहाँ लगता है, केंद्र की तरफ। क्लियर है सभी को। तो ये v हमारा रेखीय वेग है, कोणीय नहीं है, ये हमारा लीनियर है। और r आपको पता है, ये r इस सर्कल की क्या है, त्रिज्या है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, mv²/r। क्लियर है। हाँ, स्केलर है या वेक्टर। अच्छा, स्केलर है या वेक्टर कैसे पता चलेगा, सीधी सी बात है। ये फोर्स है, ये क्या है, बल है। बल तो हमेशा क्या होता है, वेक्टर ही तो होता है, यानी कि ये कैसी राशि है, सदिश। तो सिंपल सी चीज है कि अगर ये फोर्स है, फोर्स कोई भी प्रकार का हो, क्या फर्क पड़ता है तो ये बल ही है। तो ये भी न्यूटन में, इसको भी न्यूटन में ही नापेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है mv²/r। अब ये mv²/r जो है ये किसका फॉर्मूला है, अभिकेंद्रीय बल। किसका फॉर्मूला है, अभिकेंद्रीय बल। अब यहाँ से एक जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो दो तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन के रूप में इसको पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये बन गया, एक तो अभिकेंद्रीय बल और वेग का क्या संबंध है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेग है, इसका रिलेशन अभिकेंद्रीय बल के साथ कैसा है, तो ध्यान रखना v²। जैसे अगर मैं बोल दूं कि अगर हमारे वेग को डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डबल, यानी कि 2 गुना, तो बताओ फर्क क्या पड़ेगा, Fc पे। तो Fc जो है वो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ध्यान रखना ये कैसे होगा, क्योंकि वेग का स्क्वायर हो रहा है। तो जब भी ये 2 गुना बढ़ेगा तो ये अभिकेंद्रीय बल जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये 4 गुना बढ़ेगा। तो ये एक टाइप हो गया क्वेश्चन का, क्या हो गया, एक प्रकार हो गया, क्वेश्चन को पूछने का तरीका हो गया, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि R के साथ भी पूछा जाता है कई बार।
आर कैसे, एफ सी का रिलेशन त्रिज्या के साथ कैसा है, व्युक्त कर्मानुपाती। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आर बढ़ेगा तो एफ सी घटेगा, और अगर आर घटेगा तो एफ सी बढ़ेगा। सबको पता होना चाहिए व्युक्त कर्मानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है अगर एक चीज बढ़ती है तो अगली घटती है। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्कल की या फिर उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या को हाफ कर दूं, क्या कर दूं, हाफ यानी कि आधा कर दूं, तो मेरे को बताना है कि इसका एफ सी पे क्या संबंध पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आपने आर को आधा किया है तो ऑब्वियसली बात है ये चीज बढ़ेगी तो ये कितना हो जाएगी, 2 गुना, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें से ये दो जो मैंने आपको बताए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एम का इतना नहीं पूछते, बाकी इन दोनों का ज्यादा आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको एक बार ट्राई करना और देखना कैसे हम ये रिलेशन का इस्तेमाल करके उसका आंसर निकालते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं वेग को 2 गुना कर दूं, ठीक है, और मैं त्रिज्या को आधा कर दूं। वापस सुनना, अगर मैं किसी वेग को 2 गुना कर दूं और त्रिज्या को आधा कर दूं तो मेरा अभिकेंद्रीय त्वरण पहले अभिकेंद्रीय, या ऐसे सीधा बता दो कि मेरा अभिकेंद्रीय जो बल है ये कितने गुना हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, आप मुझे बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन कह रहा है वेग डबल हो गया और त्रिज्या आधी हो गई, तो हमें बताना है कि अभिकेंद्रीय हमारा बल कितने गुना है। ठीक है, ओके, लखादीर का आंसर आ गया है 8। वेरी गुड। और कोई? वेग को डबल कर दिया, आर को आधा कर दिया। वेरी गुड। गणेश का भी आंसर 8 आ रहा है, लक्ष्य का भी आंसर 8 आ रहा है। वेरी गुड बच्चों, दीपक का भी आंसर 8 आ रहा है। अब आप सोचो यहाँ पर दोनों में बदलाव हो रहा है, तो हमें पता है कि ये जो रिलेशन है यहाँ पर कौन सा लगा है, v² बटा आर। क्या लगा है, v² बटा आर। v² यानी कि वेग को तो स्क्वायर करना है, कितने गुना बढ़ रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। नीचे ये हाफ है, ये हाफ भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 इंटू 2 करोगे तो 8/1 आ गया। कितना आ गया, 8/1, यानी कि ये 8 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है कि 8 गुना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, और आपको बस इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको भी एक बार ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है, 2 कार हैं। ठीक है, हिंदी में मैं साथ साथ बोल रहा हूं और जहां जरूरत पड़ेगी लिख दूंगा। 2 कार हैं, ठीक है, दोनों ही सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं, दोनों ही सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, दोनों ही वृत्तीय पथ पर 2 कारें घूम रही हैं। ठीक है, एक कार है ए, एक कार है बी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से सुनना। इस कार का जो अभिकेंद्रीय बल है, इसको मैं FA बोल देता हूं, इस कार का अभिकेंद्रीय बल FB है। अब ये बोल रहा है इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों के अभिकेंद्रीय बल का जो अनुपात है वो है 2:3। अच्छे से क्वेश्चन को सुनना। 2 कारें हैं, सर्कुलर पाथ पर, वृत्तीय पथ पर घूम रही हैं। पहली कार का अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स FA है, दूसरी वाली का अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स FB है, और दोनों का अनुपात कितना है, 2:3। इसके अलावा आपको एक और चीज बोल रहा है कि दोनों जो कारें हैं, है ना, दोनों जो कारें हैं, दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात भी आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों के द्रव्यमान यानी कि मास का रेशियो भी दिया हुआ है, वो है 1:2। कितना है, 1:2। अब एक और चीज ये बोल रहा है कि दोनों का जो वेग है, बोथ वेलोसिटी, यानी दोनों का जो वेग है वो सेम है। क्या बोल रहा है, सेम है। सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कार सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, दोनों पे लगने वाला अभिकेंद्रीय बल का अनुपात ये है, द्रव्यमान का अनुपात ये है, पर दोनों का वेग कैसा है, समान है, दोनों का वेग समान है। तो आपको बताना है RA रेशियो RB क्या होगा, यानी कि दोनों वृत्त पथ का यानी कि दोनों ही सर्कुलर जो हमारा ये पाथ है उसकी रेडियस का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इसको आराम से करना, बहुत सरल भी है। ठीक है, फिर बता देता हूँ, वापस समझ लो। 2 कार है, वृत्तीय पथ पर घूम रही है। एक कार जो है
उसका अभिकेंद्रीय बल Fa है, दूसरे का अभिकेंद्रीय बल Fb है। दोनों का अनुपात कितना है? 2:3। दोनों के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? 1:2। दोनों का वेग समान है, तो दोनों की वृत्तीय पथ की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? चलिए, सिसोदिया का आंसर आ गया 3:4। वेरी गुड। लखादीर का आंसर आया है, गणेश का भी आ रहा है 3:4। वेरी गुड बच्चों। चलिए जवाब दीजिए। ओके, सभी का 3:4 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। लक्ष्य का भी 3। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ऊपर वाली लाइन हटा देता हूं ताकि हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर हमें पता है कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mv²/r। याद करो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जो चीज नियत होती है उसको हटा दो। तो वेग को हटा दो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? F1/F2 बराबर m1/m2 इनटू, अच्छा v तो हमारा नियत है, उसको हटा दो। r उल्टा है तो r2/r1। तो ये होता है हमारा रिलेशन। अब हमें यहां से निकालना क्या है? हमें निकालना है RA/RB, यानी कि R1/R2 निकालना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इस R1 को इधर ले जाता हूं, R2 को नीचे ले आता हूं। तो देखिए ये F1 उधर जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो R1/R2 बराबर, इस R1 को इधर ले आया, R2 को इधर ले आया, तो यहाँ से F1 उधर चला जाएगा, तो m2/m1, और ये F2 वहाँ चला गया और F1 नीचे आ गया। F2 वहाँ चला गया, F1 नीचे आ गया। तो हमें यही तो निकालना है, जो चीज़ हमें निकालनी वो हमने संबंध निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए आगे क्या करते हैं। दोनों के बलों का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3। पहले देख लेते हैं, R1/R2 मैंने लिख दिया। ठीक है सर, लिख दिया, बराबर m1/m2, यानी कि दोनों द्रव्यमान का अनुपात 1:2। अब यहाँ पर ध्यान रखना F2/F1 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4, यानी कि 3:4, जो कि सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सभी बच्चों का एकदम एक्यूरेट। लास्ट स्टेप दिख ही नहीं रहा सर, कुछ दिख नहीं रहा है। क्या चीज़ नहीं दिख रही है? बोर्ड का कुछ ब्राइटनेस का है क्या? चलो इसको एक बार कलर चेंज कर दे। आई थिंक ब्राइटनेस का कुछ इशू है। तो ये R1, ये R2 बराबर m1/m2 मल्टीप्लाई F2/F1 दिख गया, और यहाँ पर आ जाएगा R1/R2। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अपना डेटा यहाँ लिख लेता हूँ। FA और FB है अपना 2:3, और द्रव्यमान का अनुपात है 1:2। ठीक है, चलो वापस कर देते, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिख रहा, एक बार ब्लैक पेन से ही करेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि फॉर्मूला होता है F प्रोपोर्शनल टू mv²/r। यहाँ पर वेग नियत हो गया तो हटा दो, तो ये बन गया F1/F2 बराबर m1/m2। द्रव्यमान तो बदल रहा है, इनटू वेग तो हट गया, r का उल्टा हो जाएगा R2/R1। अभी यहाँ से हमें R1/R2 निकालना है, तो R1 को यहाँ भेजा, R2 को नीचे भेजा, तो R1/R2 निकालोगे तो ये m1/m2 तो सेम रहेगा, पर ये बल उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F2/F1। बस ये ध्यान में रखना, ये रिलेशन हमें आ गया। अब बस सारी वैल्यू यहाँ रख दो। R1/R2 ये हो गया, m1/m2 द्रव्यमान का अनुपात कितना है? 1:2। और रही बात F2/F1, अब यहाँ F2 पहले आ रहा है तो 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये 3/4 हो गया, यानी कि 3:4 इसका आंसर होगा। अब क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सही करवा देंगे क्लास के बाद।
ठीक है, 3:4 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आई थिंक सभी बच्चों का भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, इसलिए मैं इतना इस पर क्यों मैंने समय खराब किया, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण आपको पता ही है, मोड़ पर सड़क के किनारे को ऊपर उठाना, बैंकिंग ऑफ रोड। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं? अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है? देखिए, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा हाईवे पे, कि इस तरीके से सड़क को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ये सड़क ऐसे हो जाती है थीटा एंगल पर। इसको करने का कारण ये होता है कि ये जो गाड़ी है जो आपकी तरफ आ रही है ऐसे, अब ये स्लिप नहीं होगी, ना तो ये नीचे जाएगी ना ये ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अभिकेंद्रीय बल की वजह से ये जो गाड़ी है ये घूम पा रही है। ठीक है, बाकी इसमें आपको आगे जाके मैं, वैसे आपके इतना है नहीं ये डिटेल में कि बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं, बट मैं बता देता हूँ। बैंकिंग करने का कारण ये होता है कि आप आसानी से टर्न ले सकें, है ना, आराम से टर्न ले सकें, आप स्किड करके बाहर ना चले जाएं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? बिकॉज अभिकेंद्रीय बल भी वहां पर लगता है जो उसको सर्कल में घुमा रहा है, तो हमें इसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, वो चलो एक अलग स्टोरी है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति है, तो मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाभिक के आसपास घूम रहा है, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल, ये विद्युत वाहक बल जो होता है वो बन जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो बन जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्स जो आता है, जो इसी का भाई है। इसी का भाई मतलब ये है कि ये एक ऐसा बल है, जैसे कहते हैं ना, राम श्याम दो भाई हैं। ठीक है, अब सुनना, राम और श्याम जैसे दो भाई हैं, करण अर्जुन दो भाई हैं। अब ये जो भाई होते हैं ना, ये दिखने में सेम होते हैं, बट कई बार हम मूवीज में देखते हैं, और आपने भी देखा, क्योंकि एग्जांपल देना जरूरी है। कई मूवीज हमने ऐसे देखते हैं कि जब डबल रोल होते हैं, ज्यादातर, मैं मैक्सिमम मूवीज की बात कर रहा हूँ, डबल रोल जब होते हैं तो क्या होता है कि एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। वो अलग बात है, एंड में जाके फिर दोनों भाई भाई हो जाते हैं कि भाई मिल गया, मेरा भाई मिल गया, है ना, वो स्टोरी है। ठीक है, बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ये कि दोनों भाई दिखने में सेम, दोनों की हरकतें सेम, पर दोनों एक दूसरे के विपरीत। बात समझ में आ गई? दोनों की एज सेम, दोनों का फेस सेम, दोनों की बॉडी सेम, पर दोनों के इंटेंशन, दोनों के काम करने के तरीके अलग, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये है कि ये जो है ना हमारा सेंट्रीफ्यूगल, अब ये वाला जो बल होता है ये नेगेटिव में है, ये थोड़ा सा अलग है। अलग इन सेंस ऐसे है कि उसका भाई जरूर है, ये उसके जैसा दिखता जरूर है, सेम वही चीज है, पर ये जो काम करता है ये उल्टा करता है जो काम अभिकेंद्रीय बल करता है। मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अभिकेंद्रीय बल अच्छा काम करता है, क्योंकि यहाँ से हमें पता नहीं अच्छा बुरा क्या होता है। ठीक है, पर हम अच्छा बुरा इसलिए ऐसे समझ रहे हैं क्योंकि जो चीज सर्कल में घूम रहा है वो चाहता है सर्कल में घूमना, बट ये बल चाहता है कि नहीं, तू सर्कल में नहीं घूमेगा, तो सर्कल से बाहर चल। क्या चल? बाहर चल। बात समझ में आ गई? हाँ, धूम 3 पता नहीं कौन कौन सी मूवीज में होता है। तो कहने का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसको देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये किसका भाई है? अब केंद्रीय बल जो है ये किसका भाई है? तो ये अपना भाई है सेंट्रीपिटल का। किसका? सॉरी, वापस वही लिख दिया। तो ये भाई है सेंट्रीपिटल का, तो ये सेंट्रीपिटल का जुड़वा भाई है। अब जुड़वा भाई जो होता है दिखने में सेम होता है, तो इसका फॉर्मूला भी mv²/r होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इसका फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला वही है जो सेंट्रीपिटल का है। अभिकेंद्रीय बल का जो सूत्र होता है mv²/r, वही सूत्र होता है अपकेंद्रीय बल का। पर जहां पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, ये बल अगर सेम होता तो भैया हम क्यों पढ़ते, और अगर पढ़ लिए थे तो उसको साथ में हम पहले ही नहीं बता देते, तो वहां तो हमने बताया नहीं, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये बल की हरकतें अलग है। ये बल चाहता है कि आप सर्कल में ना घूमे, ये वस्तु को सर्कल से बाहर की तरफ धकेलता है। और ये वाला बल ऐसा बल है जो हमने भी कई बार इसको महसूस किया है। अब ये महसूस ऐसे किया है कि जब हम गाड़ी में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं और हम सीट पे बैठे हैं, एकदम से गाड़ी ने टर्न मारा, एकदम गाड़ी को घुमाया ड्राइवर ने, तो हम एकदम खिड़की के से बाहर की तरफ जाते हैं। हम कभी भी जब गाड़ी को घुमाते हैं हम ऐसे जाते हैं ना, आपने देखा होगा। उसका कारण ये है कि ये बल जो है वो क्या करता है, आपको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। ये बल चाहता है कि आप सर्कल में ना घूमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो बल होता है ये आपको सर्कल से बाहर निकालता है। तो इसकी अगर मैं आपको बोल दूं डायरेक्शन क्या है, अगर मैं आपको बोलूं इस बल की दिशा क्या है, तो मैं यहाँ पर अगेन ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं। लेट्स से ये मेरा केंद्र सर्कल है, ये मेरा इसका सेंटर है। तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर कोई वस्तु है तो अभिकेंद्रीय बल
अंदर की तरफ लगता है तो ये बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल है, ये मेरा सेंट्रीपिटल है, ठीक है। तो इसकी दिशा हमेशा कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है। अब मेरी बात सुनना, इसका एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा। आपने सबने वो देखा होगा डिस्कस थ्रो, एक ओलंपिक्स में भी एक गेम, एक पार्ट था उसका, मतलब स्पोर्ट है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो हो गया या हैमर थ्रो जिसको हम बोलते हैं। एक शॉर्ट पुट होता है, वो अलग चीज़ है, शॉर्ट पुट की बात नहीं कर रहा हूँ। हैमर थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया। हैमर थ्रो में क्या होता है, एक तरीके का गोला होता है, उसको रस्सी से पकड़ते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं जोर जोर से, मतलब इंसान खुद घूमता है, गोले को साथ घुमाता है और फिर उसको छोड़ता है ना। फिर वो गोला जितनी दूर जाता है वो इंसान जीतता है। अब सुनना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ, वो इंसान तो इस गोले को गोले में घुमा रहा था। जैसे ही उसने उसको छोड़ा, ये गया सीधा और जाके यहाँ गिरा। तो आपने देखा कि ये सर्कल में, अब आपने सोच रहे होंगे कि सर एकदम से जब मैंने इसका बल को हटाया तो ये बाहर की तरफ क्यों गया, ये अंदर की तरफ क्यों नहीं आया, या ये सर्कल में क्यों नहीं घूमता रहा? बिकॉज यही तो अभिकेंद्रीय बल है। पहले भी इस पे ये बल लग रहा था, हाँ बिल्कुल। अब सुनना मेरी बात, ये जो है ना, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, बिकॉज हम इस वाले बल पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये बल पहले नहीं लग रहा था क्या? पहले भी लग रहा था, बट वो इंसान ने रस्सी पकड़ी हुई थी और वो उसको घुमा रहा था। अब मेरी बात सुनना, ये बल कब बढ़ेगा, ये अब केंद्रीय बल कब बढ़ेगा? जब आप उसके ऊपर वेग को बढ़ाएंगे। जब जितना तेज आप उसको घुमाएंगे, उतना ही ज्यादा ये वाला बल लगेगा और ये कोशिश करेगा कि भाई मुझे बाहर जाने दो, पर आपने उसको रस्सी से पकड़ा हुआ है। तो अब ये जो हैमर थ्रो करते हैं उनका यही तो मेन लॉजिक होता है कि जितना तेज वो घूमेंगे, जितना तेज वो उसको घुमाएंगे, उतना ही वो दूर जाएगा। उसका कारण ये समझ में आया? जितना तेज घुमाने का मतलब क्या है? क्योंकि इसका फॉर्मूला भी mv²/r है। तो जितना ज्यादा वेग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा जब उसको वो छोड़ेगा वो बाहर की ओर जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हर जगह फिजिक्स जरूर लगती है। ठीक है, जब भाला फेंकते हैं ना, जब वो भाला फेंका था है ना, तो वो जो भाला होता है वो हमारा कौन सा मोशन होता है? भाला जो हमारा होता है वो होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है? प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य गति। वैसे डिस्कस थ्रो हो गया, यहाँ पर अब केंद्रीय बल का कार्य होता है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल साथ साथ हम करते जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अब देखो होता क्या है, यहाँ पर पानी है। इस पानी में कई बार होता है ना, बच्चे, नए बच्चे जवान होते हैं, जब वो स्टंट करते हैं, स्टंट करते करते वो व्हीली मार रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। यहाँ पानी इकट्ठा है और ये टायर को घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं ना, वो डिस्क ब्रेक लगा के, और वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है व्हीली। तो साथ में ये पानी भी इसके साथ साथ आएगा, और साथ साथ ये पानी भी उछलेगा। उसका कारण यही है, पानी इसके अंदर तो घूम रहा है, टायर के साथ घूम रहा है, पर ये बंधा हुआ नहीं है। पानी अगर बंधा हुआ होता तो वो बाहर नहीं जाता, पर जैसे आपने उसको टायर को उस पर घुमाया तो ये पानी को ऐसे सीधा सीधा फेंकेगा। क्यों? क्योंकि ये उसके साथ जा रहा है, पर ये इसको रोक नहीं पा रहा है, तो अभी अब केंद्रीय बल से उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है। क्लियर है? तो यहां पर भी फिजिक्स लग रही है। हाँ, 45 डिग्री यार, एक बात पता है क्या, ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती, ये थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज होती है, बट रियल लाइफ में वो थोड़ा सा वेरी करता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखोगे तो हवा भी होती है ना, नमी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। हवा चल रही है तो किस दिशा में चल रही है? क्योंकि जब हम ये प्रक्षेपीय गति के जो फॉर्मूले निकालते हैं ना, तो हम ये आदर्श स्थिति लेते हैं, वहाँ पर हम हवा को लेते ही नहीं है। तो एक बड़ा फैक्टर होता है कि हवा भी होती है, तो हवा की वजह से भी घर्षण बल होता है, तो उस समय हो सकता है ये डिग्री एग्जैक्ट सेम ना हो। क्लियर है? हाँ, बुलेट नाल, बिल्कुल बुलेट नाल व्हीली मार दे रहते हैं ना, स्टंट कर दे जड़े, बिल्कुल। मिट्टी होगी, बल्ली इसके साथ पानी होगा, जो भी टायर के साथ लगेगा वो एकदम उछलता हुआ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? और जो करते हैं उनको पता ही होगा, ये व्हीली करते हैं जो, ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपको यहाँ सोच के ये लग रहा होगा कि सर ये बल जो है ना, ये बड़ा ही ना पंगे डाल रहा है, ये बल किसी काम का नहीं है सर। जो सर इससे पास होगा वो मैक्सिमम करेगा, पता नहीं क्या होता, डिलीट कर देता हूँ साथ साथ। ठीक है,
अब मेरी बात सुनना, अब देखो होता क्या है कि हमें लग रहा है देख के कि ये जो बल है ये भैया गलत बल है, और ये बल जो है ये हमें सर्कल में घूमने से रोक रहा है, तो ये अच्छा बल नहीं है। पर ऐसा नहीं होता भैया जी, हमें ये पता होना चाहिए कि ये बल ऐसा बल है जो हमारी सहायता भी करता है और हमारी हेल्प भी करता है। और वो हेल्प कैसे करता है, चलिए एग्जाम्पल देख के आपको बताता हूँ, थोड़ी सी भूख और लग जाएगी। ठीक है, मक्खन जो निकलता है ना, कपड़े जो हम धोते हैं, वॉशिंग मशीन के जो कपड़े धोते हैं, तो आपने कभी देखा होगा जो पानी कपड़ों में से पानी कैसे निकलता है। देखो मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिसको आप रिलेट नहीं कर पाओगे। आप सिंपल सा कभी बैठ के कभी आपने सोचा नहीं होगा, बट अभी सोचो कि जो हम मशीन में कपड़े सुखाते हैं, आजकल तो वैसे ड्रायर भी आते हैं ना मशीन में, तो जो ड्रायर होता है इसको सोचो एक बार कि वो ड्रायर कपड़ों को सुखाता कैसे है। क्या वो रीज़न है कि कपड़ों में से पानी निकल जाता है। जब देखो आप खुद देखो, जब आप ऐसे कपड़ों को झटकते हो तो कितना टाइम लगता है, बट ड्रायर काफ़ी जल्दी कर देता है। इसका रीज़न क्या है, कभी आपने सोचा बैठ के कि जब मैं इसको घुमाता हूं तो क्या वो हवा से सूखता है क्या? नहीं, उसका एक कारण होता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब आप मशीन में कपड़े डालते हो तो भैया पानी किसके अंदर है, कपड़ों के अंदर। अभी समझ लो ये मेरे पास कपड़ा है जो सर्कल में घूम रहा है, इसके ऊपर पानी लगा हुआ है ना। अब हम जितना तेज इस कपड़े को घुमाएंगे, ये पानी भी सर्कल के अंदर घूम रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा पानी किसी बंदा नहीं हुआ तो सीधा बाहर जाएगा, सीधा बाहर जाएगा, सीधा बाहर जाएगा। तो जितना ये मशीन घूमेगी ये पानी को उतना ज्यादा धक्का मार के बाहर निकालेगी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल पानी निकल जाता है। लस्सी बनाते हैं, हाँ लस्सी बना तो भूख भी लग गई। हाँ क्लियर है। अब देखो इसका पता ऐसे चलता है कि जब आप मशीन को रोकते हो तो ये कपड़े जो होते हैं ना, इस टब के, जो ये वॉशिंग मशीन का जो टब होता है ना, इसके इर्द गिर्द जम जाते हैं, है ना, इसके इर्द गिर्द जम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगे हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। पर ये बाहर जाए कहाँ भाई, हमें जगह कहाँ मिल रही है कपड़ों को जाने के लिए। अगर कपड़ों को जगह दे दो कपड़े भी बाहर उड़ जाएंगे, क्योंकि कपड़ों पे भी सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। बट अब वो ये है कि वो जाए कहाँ, वो तो चिपक चुका है, वो तो चिपक चुका है। बट हमें पता होना चाहिए कि ये जो टब है यहाँ पर छेद होते हैं। अब इन छेद से तो कपड़े बाहर आने से रहे, तो क्या बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा, और ये पानी फिर हम नली के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है, हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मैं मानता हूं हमें ये याद भी है कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, बट मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता यहाँ पर हो क्या आ रहा है। तो चलो ठीक है, हमने पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया, कभी किसी सर ने पढ़ा दिया तो ठीक है, हमें याद है कि सर मशीन घूमती है तो पानी जो निकलता है कपड़ों में से वो सेंट्रीफ्यूगल बल से निकलता है। बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी तो जान लो, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी सीख है। ये एक बार मैंने बता दी, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और रही बात इसकी, ये बेसिकली मक्खन निकाल रहे हैं, लस्सी नहीं बना रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं। बेसिकली हमें दूध वो जो होता है ना दही, उससे वो हम बेसिकली मक्खन को हटा रहे हैं। ठीक है, तो मक्खन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको तेज तेज घुमाते हैं। अब भैया मक्खन जाएगा, मक्खन को अगर बाहर आना है, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो जाके वो इसके कोनों पर चिपक जाएगा और वहां से हम उसको उतार लेते हैं। ठीक है, और जो पानी होता है वो बीच में रह जाता है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट बहुत पास हमारे हैं, बट हम उस पर ध्यान कम देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल भैया अच्छा बल है, सेंट्रीफ्यूगल हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, पर हर बार नहीं करेगा, ये आपको बाहर धकेल के भी मारेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आपको फील करना है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर फील करना है ना, तो चलो एक एग्जांपल देता हूँ, करके ट्राई करना, बट मेरे रिस्क पे नहीं है, ऐसे छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप खुद को ऐसे रस्सी से बांध लो और बीच में एक रस्सी को ऐसे बांध के सेंटर बना दो और उसके आसपास घूमो, तेज तेज भागो, है ना। और इन केस आपका कोई फ्रेंड आके उस रस्सी को काट दे या खोल दे, फिर देखो आप कहाँ जाते हो, एकदम निकलोगे सीधे, है ना, फायर की तरह। ठीक है, सब ये उस टाइम होता सर, मोटर आ गई है तब तो। हाँ, मोटर का भी काम तो वही है, हाथ से नहीं घुमाते, बट मोटर भी तो यही कर रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स याद करना, डायरेक्ट पूछते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फोर्स आता है जो कि होता है मैग्नेटिक फोर्स। वैसे इसका पूरा चैप्टर आता है, पर हम एक बार पढ़ लेते हैं चुंबकीय बल होता क्या है। ठीक है, अब चुंबकीय बल वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा दो तरीके के चुंबकीय बल आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। पहला बल होता है जो प्रकृति आपको देती है, दूसरा जो इंसान छेड़खानी करके बनाता है, कहते हैं ना
वो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो कुछ करते हैं, तो वैसे वो एक और फोर्स बना है। यानी कि चुंबकीय बल दो तरीके से इंसान ने समझा है। पहला जो चुंबकीय बल है जो प्रकृति ने हमें दिया है, नेचर ने हमें दिया, और नेचर ने हमें कैसे दिया है? नेचर ने हमें एक तरीके का पत्थर दिया है, एक तरीके का आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट दिया है जिसके अंदर वो गुण है। जैसे कि आपने देखा ये चुंबक कहाँ से आई है? ये हमने नहीं बनाई है, ये ऑलरेडी नेचर के द्वारा हमें मिला गया एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, और ये पदार्थ के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय प्रभाव होता है। तो ये तो होता है पहला तरीका, है ना, ये पहला मतलब चुंबकीय बल को महसूस करने का तरीका। अब हुआ क्या, ये जो चुंबकीय पदार्थ है ये लोहे को अपने साथ चिपका लेता है, तो ये हमारा चुंबकीय बल होता है। ये तो हो गया पहला तरीका। ये वो तरीका है जो हमने बनाया नहीं है, ये प्रकृति ने हमें दिया है। पर जो दूसरा तरीका है इससे भी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। अगर आप किसी तार में से, है ना, अगर आप किसी तार में से, समझ लो ये मैंने एक तार ली, इसमें से मैं धारा को प्रवाहित कर रहा हूँ, बैटरी लगाई, इस तार में से करंट बह रहा है, तो आपको पता नहीं, आई डोंट नो कितनों को नहीं पता कि जब भी एक तार में से करंट बहता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबकीय, जो अपन लेंज लॉ से भी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रीक देश में मिलता है सर, किल की बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, किकली जो अपन खेलते हैं, मैं समझ गया वो, ठीक है, समझ में आता है। तो दो तरीके के चुंबकीय बल हमें देखने को मिलते हैं, एक चुंबक के द्वारा और एक तार में जब धारा बहाते हैं। अब जो ऑर्स्टेड जो थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने कहा था ना बैठे बैठे कुछ काम नहीं था तो उन्होंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, और वो गलती से हुआ है। मैं फिर बता देता हूँ, ये जो डिस्कवरी हुई है ना कि एक तार के अंदर जब धारा बहती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र आसपास बनाता है, ये सब जो चीजें हुई है ना, ये आप कह सकते हो एकदम गलती से ही हुई है, पर वो अब डिस्कवरी काफी बड़ी बन गई है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, टाइम भी आई थिंक हो चुका है, 5 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट पहले हम क्लास खत्म करते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास टाइम पे हो, ठीक है। आप एक बार थ्योरी पढ़ लेना, जो मैंने आपको समझाया वही सारी चीज़ है, बट अब एक चीज़ फिर बता दूं आपको, मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज मैं अब आपको और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। पहले भी हमने एक बार कोर्स किया हुआ है पर थोड़ा फास्ट में किया था, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा हूँ जो मैंने आपको पहले नहीं बताई है, ठीक है। बात समझ में आ गई? रही बात डिस्काउंट की, तो जरूर इस बारे में आपका जरूर मैं बात करूंगा, ठीक है, जितना होगा मैं कोशिश करूंगा बात करने की, ठीक है, इस बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी है एकदम वाजिब दाम पे है, बिल्कुल एकदम उस हिसाब से इसको जनरेट किया है जो आपको काफ़ी सूट करे, कोई इतना हाई फाई कॉस्ट भी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं अफोर्ड, अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो प्लीज़ आप ज़रूर करें, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को भी हम यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, और कल की क्लास में फिर मिलते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छे एग्जाम्पल्स हम लेते रहेंगे। सभी अपना ध्यान रखना, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।